नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में। पिछली क्लास में हमने पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड देखा था। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आखिर रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। कुछ 3 4 5 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली मेरा मोटिव रहेगा कि हम कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करें कि आखिर इसे समझें कैसे, बस बाकी सब चीजें ठीक है। क्योंकि समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर एक बार आपको गणित समझ में आ गई कि ये इस तरीके से सॉल्व होते हैं, उसके बाद आप घर बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। पेपर फर्स्ट का एक छोटी सी स्ट्रेटेजी आपको समझा देता हूं, क्योंकि स्ट्रेटेजी सेक्शन चल रहा है। आप कंसेप्ट समझ लीजिए और उसके बाद सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। काम खत्म। बच्चे उल्टा करते हैं, 10 दिन एक चैप्टर को पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सिर्फ एक दिन करेंगे। मैं कहता हूं इसको उल्टा कर दीजिए, एक दिन पढ़ लीजिए और 10 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं आपका वो प्रश्न कभी गलत होगा ही नहीं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, ऐसा कुछ कहते हैं अंग्रेजी में। कहने का तात्पर्य क्या है, ये प्रश्न जो हैं, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड हो, आप मेरी बात मत मानिए। आप जाइए पुराने क्वेश्चंस पे, आप देखेंगे कि वहां पर रिपीट क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और अगर मैं कहूं कि एज इट इज क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, तो भी कुछ जगहों पर ये देखा गया है कि एक टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होंगे ही होंगे। अब टाइप का मतलब क्या हुआ, टाइप का मतलब समझने का कोशिश कीजिएगा एक बार आप। टाइप का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि रिसर्च एप्टीट्यूड की विशेषताएं बताइए, तो हो सकता है ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं आएगा, बट ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन कौन सी विशेषताएं रिसर्च एप्टीट्यूड की होती है या कौन सी नहीं होती हैं। कंसेप्ट वही है, रिसर्च एप्टीट्यूड की विशेषताएं या उसके सिद्धांत या उसका उदाहरण, या एक बेहतर रिसर्च किसे कहते हैं, या रिसर्च के टूल्स कौन कौन से हैं। कंसेप्ट वहीं से आने हैं। घूम सकता है क्वेश्चन, तो ये सिर्फ मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि एक बार आप पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आखिर रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड या बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चन घूमते कैसे हैं। इस साल जो 5 प्रश्न आए वो किस तरह के थे, पिछले साल के 5 प्रश्न थे वो किस तरह के थे, ये 5 टॉपिक और वो 5 टॉपिक में से कॉमन टॉपिक कौन से हैं। फिर एक और साल पीछे चले जाइए, फिर 5 को वापस से चेक कीजिए कि इस साल वाले पेपर में कितना मिक्स है, कितना सेम आ रहा है, सिमिलरिटी कितनी है। फिर एक चौथे साल के क्वेश्चन पेपर पर पहुंच जाइए, फिर से चेक कीजिए अब इसमें सिमिलरिटी कितनी है। आप पाएंगे 1 से 2 टॉपिक जो है कंटिन्यूसली फ्लो के अंदर हर साल आते हैं। स्ट्रैटेजी रणनीति बनाइए। मैंने आपसे क्या कहा, रणनीति बनाइए। टारगेट एग्जाम क्लियर करना, तो उसके लिए सिर्फ मेहनत नहीं, स्ट्रैटेजी बनेगी। शुरू करते हैं आज की क्लास हम रिसर्च एप्टीट्यूड की। पहले ही प्रश्न से कहानी शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं एक बार। आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। Which of the following statement is not true in the context of participatory research? पार्टिसिपेटरी सहभागिता जिसे आप कहते हैं। ऑप्शंस हैं, इट रिकॉग्नाइज नॉलेज एज पावर। सेकंड है, इट एम्फसाइज ऑन पीपल एज एक्सपर्ट्स। इट इज अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इट्स सोल पर्पज इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। वापस से चेक कीजिए पूछ क्या रहा है ये। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, यहां पूछा जा रहा है नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। हम लोग यहां गलती करते हैं, हम इसमें से, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने इतने बच्चों को देखा है जब मैं खुद मॉक टेस्ट करवाता हूं, बच्चे मैक्सिमम बच्चे यहां गलती करके आते हैं, जल्दबाजी पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू इन द, ट्रू पूछा है, ट्रू पूछा है, ट्रू, ये ट्रू है, चलिए आगे नेक्स्ट। अरे पहले प्रश्न पढ़िए, पहले प्रश्न के ऊपर मंथन कीजिए, आखिर प्रश्न पूछ क्या रहा है। हिंदी में भी बता देते हैं, फिर आप कहेंगे हिंदी में नहीं बताया हमें। निम्न में से कौन सा कथन सहभागी शोध के संदर्भ में सत्य नहीं है। पहला, यह ज्ञान को शक्ति के रूप में मान्यता देता है।
दूसरा, यह लोगों को विशेषज्ञ के रूप में महत्व देता है। तीसरा, यह जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है। इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। बात खत्म। 1 सेकंड का समय दूंगा, आप अपना अपना दिमाग लगाइए। लगाया आप सभी ने दिमाग? अब देखिएगा, पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कुछ कीवर्ड्स पकड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ओनली, केवल और केवल, एकमात्र, संपूर्ण। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऑप्शंस के अंदर अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं तो उस ऑप्शन को आप संदिग्ध रख दीजिए। सबसे पहला काम यही है आपका। संदिग्ध है वो एक तरह से, कंट्रोवर्शियल मान लीजिए, डाउटफुल मान लीजिए। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा यूनिवर्सल कोई सिद्धांत में नहीं कह रहा आपसे, बट ये देखा गया है कि जिन ऑप्शंस के अंदर ये वर्ड्स आते हैं, एकमात्र, केवल, संपूर्ण, पूर्ण, इसके गलत होने की संभावना अधिकतम होती है। क्योंकि ये तभी सटीक हो सकता है जब मैं कहूं कि 2 + 2 केवल 4 ही होते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि 2 + 2 ही केवल 4 होते हैं तो गलत है। 1 + 3 भी 4 होते हैं, 3 + 1 भी 4 होते हैं। तो केवल और केवल 2 + 2 ही 4 हो, ये संभव नहीं है। हाँ, 2 + 2 4 ही होते हैं, ये सही है। तो यहां ये समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहले इस ऑप्शन को आप संदिग्ध डाल दीजिए कि ये भैया ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, ये सही हो सकता है, सॉरी गलत हो सकता है। अब वापस चेक करते हैं। यह ज्ञान को शक्ति के रूप में मान्यता देता है, पहला विकल्प एकदम सही है। यहां मैंने ये क्यों लिखा है आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हम यहां पर ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, यार ये सही लग रहा है, इसको टिक लगा देते हैं। अरे सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है, गलत पूछा है, सही थोड़ी पूछा है आपसे। सेकंड देखिए, ये लोगों को विशेषज्ञ के रूप में महत्व देगा, सही बात है। ये जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है, ऑब्वियसली बात है। एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन, अच्छा क्या केवल ज्ञान का उत्पादन है? एकमात्र उद्देश्य, सिंगल एजेंडा। आप एक जब सहभागिता की बात कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेटरी बात कर रहे हैं। पार्टिसिपेटरी का मतलब ही ये हो गया कि जहां पर आप अकेले नहीं हैं, आप बहुत सारे लोग एक साथ हैं। जब आप बहुत सारे लोग एक साथ हैं तो पहली बात, ज्ञान को शक्ति के रूप में मान्यता दे रहा है क्योंकि आप बहुत सारे लोग हैं। लोगों को विशेषज्ञ के रूप में महत्व दे रहा है, जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन क्या केवल ज्ञान? नहीं, केवल ज्ञान तो नहीं है। तो ऑप्शन संख्या 4 यहां पर गलत है, मतलब कि सही है, मतलब कि गलत है। मतलब जो प्रश्न में पूछा है उसके अनुसार ऑप्शन 4 ही सटीक बैठता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हिंदी से देख लीजिए। एक शोधकर्ता है जो किसी शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है। मान लीजिए, आप तो अभी करंट सिनेरियो ही हम ले लेते हैं, इलेक्शन का टाइम चल रहा है ना, करंट सिनेरियो हम उठा लेते हैं। चलिए, एक शोधकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में बड़ी रुचि रखता है। अध्ययन के लिए उसे किस उपकरण का चयन करना पड़ेगा, किस तरीके का वो यूज करेगा, किस टेक्निक का वो यूज करेगा, ये आपको बताना है भैया। यहां पर पहला है रेटिंग स्केल, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है प्रश्नावली, चौथा है अनुसूचियां। इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसी प्रश्न को अपन। अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग the prospects of a particular political party in an urban area। कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिएगा। अर्बन एरिया, रूरल की बात नहीं कर रहा है यहां पर। अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र जहां पर घनत्व, जो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। व्हाट टूल शुड ही प्रेफर फॉर द स्टडी? रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल। वापस से मैं आपको 1 सेकंड का समय देता हूं, ढूंढिए, सोचिए, समझिए, फिर आगे बढ़ें। सोच लिया होगा आपने। करंट सिनेरियो को देख लीजिए ना, तो बात खत्म हो जाएगा। आज का जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके अनुसार हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि साहब एक रिसर्चर है, आप ही एक रिसर्चर है, मान लीजिए आपको ही तय करना है अभी कि कौन सी पार्टी का बहुमत ज्यादा चल रहा है, कौन सी पार्टी जो है किस तरीके से जा रही है, जो भी है आपको सब कुछ ये रिसर्च करनी है। अब आप क्या करेंगे? रेटिंग स्केल की मैं बात करता हूं। अच्छा, रेटिंग स्केल में तो मैं ये दे सकता हूं कि 0 से लेकर 10 तक ये पार्टी कहां पर एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? ये स्टार्टिंग का प्रोसेस तो नहीं हो सकता।
अच्छा, इंटरव्यू पे मैं आता हूं। इंटरव्यू का मतलब क्या हो गया कि मैं अलग अलग लोगों से या किसी विशेष व्यक्ति से बैठा करके उनसे पूछ सकता हूं कि साहब ये विषय विशेषज्ञ हैं, इंटरव्यू ले सकता हूं मैं। बात सही है, ये हो सकता है, इसको साइड में रखिए। क्वेश्चनरीज बना दीजिए आप। लेकिन मैंने क्या कहा कि डेंस एरिया है, घना आबादी का क्षेत्र है, रूरल एरिया नहीं है ये, अर्बन एरिया। क्वेश्चनरीज आप कैसे बनाएंगे? और क्वेश्चनरीज में सटीकता एक बड़ी समस्या होती है। फिर आता है शेड्यूल बना दीजिए, अनुसूचियां बना दीजिए। अनुसूची बनाने से आप किसी पार्टी के बारे में गणना नहीं कर सकते, ये तो वैसे ही गलत है। आपको पता है, जैसे हम इलेक्शन के बाद हम कहते हैं कि ओपिनियन पोल कहते हैं जिसको, कि साहब एग्जिट पोल आ गया, कि हाँ एग्जिट पोल आ गया। एग्जिट पोल क्या होता है? यहां पर क्या करते हैं, जो मीडिया एजेंसीज होती है वो जितने लोग वोट डालकर आ रहे हैं उनसे एक छोटा सा एक इंटरव्यू टाइप लेते हैं कि बताइए किस तरफ रुझान जा रहा है, बताइए किस तरफ रुझान जा रहा है, कौन जीत रहा है, बताइए कौन जीत सकता है, बताइए कौन जीत सकता है। तो इस तरह से अगर मैंने 100 लोगों से पूछा और 40 लोगों ने कहा कि ए पार्टी जीत रही है, 20 ने कहा बी पार्टी जीत रही है, सी ने कहा कि हमें नहीं पता, और डी ने कहा कि कोई भी जीते हमें क्या फर्क पड़ता है, इस तरीके से भी लोग गणना कर करके एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ यार ये एग्जिट पोल है, ये पार्टियां यहां जा रही है। तो ये बेसिकली 1 to 1 उस तरीके से वो करने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली किसी भी पार्टी के लिए अर्बन एरिया के अंदर जब आप रिसर्च करने जाएंगे तो आपके लिए सबसे सटीक जो माध्यम होगा वो इंटरव्यू ही होगा। व्यक्ति विशेष को आप बिठाइए, व्यक्ति विशेष से आप पूछिए कि साहब देश का रुझान किस तरफ चल रहा है, वो बताएंगे आपको फिर रुझान किस तरफ चल रहा है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ethical norms in research do not involve guidelines for thesis format, copyright, patenting policy and data sharing policies. एथिकल नॉर्म्स की बात की जा रही है, नैतिकता के आधार के ऊपर जो कुछ सिद्धांत बनाए जाते हैं, जो नैतिक मापदंड बनाए जाते हैं। प्रश्न है कि शोध के अंदर नैतिक मापदंडों में दिशा निर्देश शामिल नहीं होते हैं। कौन कौन से दिशा निर्देश शामिल नहीं होते हैं? थीसिस का प्रारूप, कॉपीराइट, पेटेंट नीति और डेटा साझाकरण नीतियां। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, मैं कहता हूं कि ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है और फिर भी बच्चे इसे गलत करके आते हैं। एक सेकंड सोचिए जरा, सोचिए, देखिए 4 ऑप्शन है, थीसिस का प्रारूप है, कॉपीराइट है, पेटेंट नीति। अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन कहां पैदा होती है। मुझे पता है रिसर्च के अंदर थीसिस का तो बड़ा काम होता है, तो यार रिसर्च की बात की जा रही है, यहाँ पर शोध की बात की जा रही है, तो शोध में तो थीसिस आती है, तो ये तो सही है, ये तो शामिल है। पूछा गया शामिल नहीं है कॉपीराइट। यार कॉपीराइट, पेटेंट नीति, डेटा साझाकरण नीतियां, डेटा साझाकरण नीतियां समझ में नहीं आ रहा, इसको ही लगा देता है, ये नहीं होता होगा। नहीं, थीसिस किसी भी रिसर्च का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बात एकदम सही है। लेकिन थीसिस प्रारूप ये एथिक्स का सब्जेक्ट नहीं है। मैं एक रिसर्चर हूं, मेरी थीसिस का मैंने प्रारूप बनाया कि मैं इस तरीके से रिसर्च करूंगा, इस तरीके से उसको डिजाइनिंग करूंगा, इस तरीके से उसको स्ट्रक्चर्ड करूंगा। इसमें एथिकल क्या है? हाँ, थीसिस प्रारूप को चुराना ये एक एथिकल कंसेप्ट हो सकता है, बट पहला ही ऑप्शन थीसिस का प्रारूप। मैं आपसे कहता हूं कि आप किताब पढ़ते हैं, क्या ये भी एथिकल है या अनएथिकल है? आप में से किताब पढ़ना का एथिकल और अनएथिकल? मेरी मर्जी है, मैं पढ़ सकता हूं। इसी तरह से थीसिस बनाना एक मर्जी है। दूसरी बात, कॉपीराइट, ऑब्वियसली बात है एथिकल है। किसी का कॉपीराइट कंटेंट है कि मैंने खुद ने बनाया है, आप उसका यूज नहीं कर सकते बिना मेरी अनुमति के, और आपने कर लिया तो आप कॉपीराइट, ये गलत है, रिसर्च में नहीं चलता है। पेटेंट नीति, मैंने मेरी रिसर्च का पेटेंट ले लिया है कि ये सिर्फ रिसर्च मैंने करी है और मेरी अनुमति के बिना इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, बात सही है, ये एथिकल है। डेटा साझाकरण नीति, मेरे पास कोई डेटा है, मैंने पूरे देश में एक रिसर्च किया था, उसका मेरे पास 1 करोड़ लोगों का डेटा है, मैं आपको नहीं दूंगा, अगर आपने उसका इस्तेमाल कर लिया तो ये नैतिकता के विरुद्ध है। तो थीसिस प्रारूप इज करेक्ट आंसर। एक प्रश्न और आखिरी, एक शोधकर्ता प्रभावी मध्याह्न भोजन हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है। जो आपका, इसको आप इंटरवल कहते हैं, मध्याह्न जो भोजन का हस्तक्षेप होता है उसके आयोजन के लिए संभावित कारक क्या क्या हो सकते हैं, उसका वो पता लगाना चाहता है। सबसे उपयुक्त विधि क्या है? देखिए रिसर्च में एक प्रश्न विधि का आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। पहला है ऐतिहासिक पद्धति का यूज करेगा,
वर्णात्मक सर्वेक्षण करेगा, प्रायोगिक पद्धति पर जाएगा, या पूर्व कारक पद्धति पर चला जाएगा? वो इंग्लिश में भी देख लेते हैं, नाराज मत होइए। एक सेकंड रुकिएगा। A researcher intends to explore the effect of possible factor for the organizations of effective midday meal intervention। देखिए, मैंने आपको वही इंग्लिश की हिंदी करके बताई है जो कि आयोग करता है, और यहां पर बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं। मैंने हर बच्चे को एक ही रिकमेंडेशन दी है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रश्न पढ़ें, तो आपकी सटीकता ज्यादा अच्छी होगी। एक संस्था है, मिड डे मील का ऑर्गेनाइजेशन करती है, मिड डे मील का कार्यक्रम रखती है। वो चाहती है कि इस मिड डे मील को जो किया जा रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे हो, इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स, तब इसका ये फायदा होगा, ये इसका नुकसान होगा। तो विच रिसर्च मेथड विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी? हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक के साहब इतिहास में ऐसे हुआ था तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव सर्वे, हम एक विस्तृत सर्वे करें इसका। एक्सपेरिमेंटल, प्रयोग करके देख लेते हैं, या एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, कभी किया होगा तो उसके अनुसार चेक कर लेंगे। अब आप इसका आंसर बताने का जरा कष्ट कीजिए भाई साहब। एक बार फिर से मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं आपको। देखिए, हिस्टोरिकल मेथड के अंदर क्या होता है कि इतिहास के अंदर ऐतिहासिक मुद्दों के ऊपर हम जाकर इनकी चर्चा करते हैं। लेकिन ये मिड डे मील वाला तो ये तो करंट का सिनेरियो है, तो हिस्टोरिकल एप्रोप्रिएट तो नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, आप यूज करना चाहें तो एक हो सकता है कि साहब उस जमाने में भी ऐसा होता था, तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उसका फायदा या लाभ, क्योंकि उसकी गणनाएं कई बार ऐसी होती है कि उसका डेटा आपके पास नहीं होता है। सेकेंड है डिस्क्रिप्टिव, आप विस्तृत अध्ययन कीजिए, कर सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस, बहुत लंबा टाइम है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, आप प्रयोग करके देख लीजिए। रिस्क है यहां पर भी, क्या मान लीजिए मैंने रिस्क के तौर पर 100 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन पता ही नहीं था कि मैं सही जा रहा हूं या मैं गलत जा रहा हूं, तो मुझे लॉस हो गया। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, अभी वर्तमान से पहले 1-2 साल पहले अगर ऐसी कोई मिड डे मील योजना आई थी, या पिछले साल का ही डेटा मैं उठा लेता हूं, या उससे पिछले साल का डेटा मैं उठा लेता हूं, उस पिछले साल के डेटा मैंने ये पता किया कि साहब 20 करोड़ लोगों तक खाना पहुंचा था, 5 करोड़ तक नहीं पहुंचा था, 3 करोड़ का तो नाम ही लिखा हुआ नहीं था। जिन 20 करोड़ तक पहुंचा था उनके अनुसार इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी या बहुत अच्छी थी। तो उस रिसर्च के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि अब जो मिड डे मील की जाएगी उसके अंदर हम ये सुधार करेंगे। दैट्स इट। पूर्वकालिक, अभी एक योजना आई थी, मैंने उसका जस्ट उसके डेटे का यूज कर लिया, मेरा काम हो गया। हम ऐसे ही करते हैं ना, आपने मान लीजिए नेट एग्जाम पास करना है, तो आप ऐतिहासिक रिसर्च में नहीं जाएंगे इसमें कि साहब 1910 में एक व्यक्ति हुआ था, उसने भी नेट पास की कि नहीं। आप अपने प्रीवियस रिजल्ट पे जाएंगे कि पिछली बार मेरे 180 नंबर आए थे, इस बार 200 लाने हैं, 20 नंबर की लड़ाई है, क्या मेरा सेक्शन कमजोर है, कैसे पढ़ाई करूंगा, काम खत्म पैसा हजम। दैट्स इट। रिसर्च पुनः खोजना, रिसर्च पुनः खोजना, फिर से फिर से फिर से। तो भैया ये कुछ रिसर्च के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। अगली क्लास में हम तीसरे चैप्टर पे जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।